मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बच्चों ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी टर्मिनोलॉजी है इलास्टिसिटी। तो बच्चों इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। यानी कि जब हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो एक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है और शेप एंड साइज में चेंज क्या आता है। बट इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी की आप शेप को या साइज को चेंज कर दो किसी फोर्स एक्सर्ट करके, यानी कि कुछ फोर्स लगा के आपने उसका शेप और साइज चेंज कर दिया है, और जैसे ही उस फोर्स को आप रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। यानी कि जब फोर्स लगाई तो उसमें कुछ चेंजेस आ गए, और जैसे ही फोर्स को रिमूव किया तो वो ओरिजिनल शेप और साइज पर आ गई। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। दूसरा है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू ए बॉडी विच चेंजेस इट्स साइज एंड शेप। यानी कि अगर किसी भी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप उसकी या तो शेप में चेंज कर रहे हैं या साइज में चेंज कर रहे हैं या फिर दोनों में चेंज कर रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की है बाहर से, यानी कि बॉडी के बाहर से जो फोर्स अप्लाई की है, उस एक्सटर्नल फोर्स को बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि वो बॉडी की शेप और साइज को डिफॉर्म कर रही है, यानी कि जो भी शेप है उसको डिफॉर्म कर रही है। देन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इलास्टिसिटी हमने बोला कि वो, जैसे सपोज करो एक फोर्स लगाई और उसका कुछ साइज चेंज हो गया, और फोर्स को अगर आपने रिमूव किया तो वो वापस अपने साइज पे आ गई। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगी? इट इज अ बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। यानी कि ये बॉडी हमेशा ही, अगर जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को आप रिमूव करोगे, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर आ जाएगी ऑलवेज। ये होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जैसे हमने बोला ऑलवेज, यानी कि आप उस पर कितनी भी फोर्स लगाओ वो हमेशा अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर आ जाएगी। तो ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एक आइडियल कंसेप्ट है। रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर इज अ नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्यों? क्योंकि बच्चों हो सकता है कि हमने थोड़ी फोर्स लगाई, उसमें शेप में कुछ चेंज आया, फोर्स को रिमूव करते उसने रिगेन कर लिया। लेकिन अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दें तो हो सकता है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, वो अपनी साइज और शेप को रिगेन ना करे। तो परफेक्टली इलास्टिक एक, यानी कि आइडियल कंसेप्ट है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी होता है कि अगर हम एक फोर्स लगाएं और बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, यानी कि ये वापस अपनी साइज पर ना आए, शेप को रिगेन ना करे, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, इसकी साइज परमानेंटली चेंज हो जाए। जैसे कि सपोज करो एक बॉडी है, उस पर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई करने पर उसकी थोड़ी एलोंगेशन हो गई, और अगर हम इस फोर्स को रिमूव भी कर देते हैं तो ये कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर नहीं जाती है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ पर ना जाके इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। फोर्स रिमूव करने के बाद भी उसकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल नहीं है। तो इसमें आता है कि अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो वो क्या हो गई? प्लास्टिसिटी हो गई। When body does not regain its original shape and size on removing the deforming force, then it deforms permanently. This property is called plasticity. ये जानकारी होनी चाहिए। That body is called plastic body. अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। और प्लास्टिक बॉडी कैसी होती है कि अगर थोड़ी सी भी आपने फोर्स लगाई और उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बच्चों क्या होता है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में, यानी कि इफ यू अप्लाई एनी अमाउंट ऑफ फोर्स देन देयर विल बी ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल एक क्ले को देखो, अब वेट क्ले है, वेट क्ले है, कुछ ऐसा शेप है, उसमें थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे उसमें डेंट आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा और वो परमानेंट होगा वो अपना। जैसे आप देख सकते हैं डो, डो होता है हमारा, यानी कि हमारा आटा, गीला आटा है, तो उसमें आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो उसमें एक डेंट आ जाएगा और वो वापस रिगेन नहीं करेगा अपनी, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, जिसकी इलास्टिक जीरो होती है, इलास्टिसिटी जीरो होती है, तो वो परफेक्टली प्लास्टिक होती है। ओके, तो ये पैराफिन वैक्स, जैसे वैक्स है, वैक्स में भी थोड़ी फोर्स लगाओगे तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे और फिर वो रिगेन नहीं करेगा। तो ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। देन कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, हमने बोला इलास्टिसिटी क्या है कि आप किसी भी बॉडी पर एक फोर्स लगाएं, उसकी लेंथ में या शेप में या साइज में कोई भी चेंज आया और फोर्स को रिमूव करते ही वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर चले गए, तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, इलास्टिसिटी। बट ये इसका कॉज क्या होता है, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी शो करता है कोई भी बॉडी, उसका कॉज क्या होता है उसको जानते हैं। इन सॉलिड ईच एटम एंड मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय नेबर एटम और मॉलिक्यूल, यानी कि सॉलिड में या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर ऐसे एटम्स होंगे, तो ये क्या होता है, दे आर सराउंडेड बाय अदर नेबरिंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब इनमें कुछ इंटरेक्शन फोर्स होता है और ड्यू टू दिस इंटरेक्शन ये एक पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं जो कि होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बच्चों आपको याद होगा, तो हमने वर्क एनर्जी पावर में ये पढ़ा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और जो भी फोर्स होती है वो फोर्स को हम माइनस डी यू बाई डी आर भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है यानी कि इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाती है। दीज एटम एंड मॉलिक्यूल स्टे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इंटर एटॉमिक एंड इंट्रामोलिकुलर फॉर फोर्सेस, यानी कि जो हमारी इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं उनसे ये स्टेबल पोजीशन में आता है। जैसे एक स्प्रिंग मॉडल, बॉल मॉडल है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा बच्चों, एनसीईआरटी से लिया गया है ये फिगर। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये एटम है, सॉलिड्स के एटम है, इनको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज ए स्प्रिंग बिटवीन देम। हालांकि ये क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स होती है और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक कर्व होता है, तो यहाँ पर ये मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, इस डिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज करोगे, इस डिस्टेंस को, ये दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है इसको इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और स्प्रिंग इसको खींचेगी, यानी कि वापस इसको इसी पोजीशन पर लाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्प्रिंग है, इसको अगर आप एक टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, यानी कि एक पुलिंग फोर्स लगाते हैं, इसको पुल करते हैं, तो स्प्रिंग का काम क्या होगा, इसको वापस पीछे की तरफ ओरिजिनल यानी कि नेचुरल लेंथ पर लाने की कोशिश होती है। दूसरा, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लगाते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ डेवलप हो जाएगी, यानी कि इसको अपनी नेचुरल लेंथ पर लाने की कोशिश करेगा। यानी कि इसको अगर आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करोगे तो अंदर एक पुलिंग फोर्स बन जाएगी और इसकी लेंथ को अगर डिक्रीज करोगे तो एक पुशिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये अपनी नेचुरल लेंथ रिगेन करना चाहता है। ऐसा ही सिनेरियो यहां पर होता है। यहां पर क्या होता है कि अगर इन दोनों के एटम्स के बीच के डिस्टेंस को आप इंक्रीज करोगे तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स होगी और अगर इन दोनों के डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो इनमें एक रिपल्सिव फोर्स होगी, यानी कि डिक्रीज करोगे तो वो बाहर आना चाहेगा और अगर इसको खींचोगे तो अंदर जाना चाहेगा। इस तरह से स्प्रिंग बॉल बॉल मॉडल होता है, यानी कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ये जेई 2020 में ही पूछा गया है, इसको हम वर्क एनर्जी पावर में भी कई बार देख चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। यानी कि यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज -a r⁴ प्लस b r⁴ ये दी गई है। ओके, सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द पोटेंशियल एनर्जी आर, ये पूछ रहे हैं। देन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बच्चों क्या होती है,
कि आपकी फोर्स जीरो होती है, यानी कि आपका du बाई डी आर आपका जीरो होगा, du बाई डी आर जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मिनिमम होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। du बाई डी आर अगर हम लगाएंगे, du बाई डी आर, आप पहले u को आप इस तरह से लिख लें, u दैट इज माइनस ए आर टू द पावर माइनस सिक्स प्लस बी आर टू द पावर माइनस ट्वेल्व। अब यहां पर du बाई डी आर लगा सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ए इंटू माइनस सिक्स और आर टू द पावर माइनस सेवन, ये आ जाएगा। प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ट्वेल्व आर टू द पावर माइनस थर्टी, ये डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा। अब इसको हमने करना है जीरो, तो आप यहां से देख सकते हो कि आर की पावर माइनस सेवन आप कॉमन ले सकते हैं, और यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको बचेगा सिक्स ए और यहां पर बचेगा ट्वेल्व बी, और ये आर की पावर माइनस फाइव, ये सिक्स, सॉरी ये बचेगी, ये बचेगा। अब इसको आप जीरो कर सकते हैं, इसको आपको जीरो करना है। क्या करना है, डी यू बाई डी आर, यानी कि फोर्स की वैल्यू होती है फोर्स इक्वल्स टू दैट इज डी यू बाई डी आर माइनस टाइम्स डी यू बाई डी आर इक्वल्स टू फोर्स, क्योंकि ये एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स होगी, और उसका डेफिनेशन क्या होता है, डी यू बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर आपको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपको फोर्स की वैल्यू दे देगा। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, और इसको अगर जीरो करना है तो हमने आर की पावर माइनस सेवन यहां से कॉमन ले लिया। तो अब ये देखो, आर की पावर माइनस सेवन तो जीरो होगा नहीं, ओके, क्योंकि ये जीरो होने के लिए आर टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। बट हम इसको डेफिनेटली जीरो कर सकते हैं। इसको आप डेफिनेटली जीरो करोगे तो आप सिक्स ए बाई ट्वेल्व बी इक्वल्स टू आर की वन अपॉन आर की पावर सिक्स, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा आर की पावर सिक्स इक्वल्स टू टू बी बाई ए, ये आ जाएगा, टू बी बाई ए आ जाएगा आर की पावर सिक्स। ओके, और तो आर की पावर क्या आ जाएगा, आर की पावर आप निकाल सकते हैं टू बी बाई ए वन बाई सिक्स, ये तो आर आ जाएगा, ये तो आर आ जाएगा टू बी बाई ए की पावर वन बाई सिक्स। आप देख सकते हैं सी और डी दोनों ऑप्शन में है, बट आपको क्या निकालना है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। ओके, उस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो देखो, आर की पावर सिक्स, आर की पावर सिक्स की वैल्यू आपके पास टू बी बाई ए है। ओके, तो अब पर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों कैसे देख सकते हैं, माइनस ए अपॉन आर टू द पावर सिक्स प्लस बी अपॉन, अब ये आर टू द पावर ट्वेल्व है, तो इसको हम ले सकते हैं आर टू द पावर सिक्स इसका होल स्क्वायर। अच्छा, वन अपॉन आर टू द पावर सिक्स की वैल्यू आप देखोगे, वन अपॉन आर टू द पावर सिक्स की वैल्यू ए अपॉन टू बी हो जाएगी, और वन अपॉन आर टू द पावर ट्वेल्व को हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन आर टू द पावर सिक्स इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर ओवर फोर बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आप यहां पर इनपुट कर देंगे, यानी कि ए वन अपॉन आर टू द पावर सिक्स की वैल्यू है ए अपॉन टू बी, प्लस बी वन अपॉन आर टू द पावर ट्वेल्व की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप, यहां से बी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी प्लस ए स्क्वायर बाई फोर बी। आप एलसीएम लेंगे तो आपको ये वैल्यू माइनस ए स्क्वायर बाई फोर बी, ये हो जाएगी। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये आ चुकी है, और आर की वैल्यू ये आ चुकी है। तो यहां पर पोजीशन क्या पूछा हुआ था, सेपरेशन पूछा हुआ था, और आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी हुई। तो सेपरेशन की वैल्यू बी टू बी बाई ए की पावर वन बाई सिक्स, और पोटेंशियल एनर्जी ए स्क्वायर माइनस फोर बी, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को जानते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, when deforming force is applied on the body
डिफॉर्म फोर्स जब अप्लाई करते हैं हम बॉडी पर, द इक्वल रीस्टोरिंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी। यानी कि जैसे हमने एक स्प्रिंग को लेके समझो, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाते हैं। तो अगर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाते हैं तो एक स्प्रिंग के फोर्स, एक अंदर स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी ही स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होती है, एंड दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो स्प्रिंग के अंदर डेवलप होती है फोर्स, उसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। यही फोर्स इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। बच्चों ये याद रखेंगे, ये क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो जितनी फोर्स डेवलप होती है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है। अच्छा, स्ट्रेस को फिर कैसे लिखते हैं? दिस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि इस रीस्टोरिंग फोर्स को पर यूनिट एरिया से अगर हम डिवाइड कर दें तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। एफ रीस्टोरिंग आप ये करोगे, एफ रीस्टोरिंग डिवाइड बाई एरिया विच इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस कहलाएगा। ओके, अब बच्चों स्ट्रेस होते हैं कई टाइप के। पहला स्ट्रेस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स, जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करी है, इट अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, रीस्टोरिंग फोर्स ऑल्सो डेवलप्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। यानी कि आप ये देखो एक एग्जांपल, अगर एक कोई लीनियर बॉडी है, इसको एक जगह से आपने फिक्स कर दिया और इसमें जो फोर्स अप्लाई की है आपने अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ इसकी फोर्स अप्लाई करी है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। तो जब आपकी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स अलोंग द लेंथ डेवलप होती है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी कि फोर्स को नहीं, इस फोर्स को फोर्स डिवाइड बाई एरिया, इस एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की भी क्लासिफिकेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है टेंसाइल। इसको समझो, टेंसाइल क्या होता है? जब बच्चों एक्सटर्नल फोर्स उसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहे, ओके, जब इसको यानी कि पुल कर रही है, पुल कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स इसको पुल कर रही है, तो यहां पर बैक साइड में एक फोर्स लगेगी। ओके, दूसरा एक कंप्रेसिव, दूसरा कौन सा होता है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स इसको कंप्रेस यानी कि इसकी लेंथ को डिक्रीज करना चाहे तो यहां पर एक पुशिंग फोर्स डेवलप होगी। देखो यहां पर एक पुलिंग फोर्स होगी जो इसको अंदर की तरफ खींचेगी। आप अगर स्प्रिंग बॉल मॉडल से समझेंगे तो अगर दो एटम के बीच की डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर दोगे तो ऐसे एक पुलिंग फोर्स डेवलप होगी जो इनको नेचुरल पोजीशन पर लाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि ये जो फोर्स डेवलप हुई है ये इससे क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। ओके, और ये जब आप इन दोनों दो एटम के यानी कि दो एटम की बात करें तो इन पर आप फोर्स लगा के इनकी डिस्टेंस को डिक्रीज कर दोगे तो ये बाहर की तरफ पुशिंग फोर्स डेवलप होगी और इस फोर्स से क्या आएगा, हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। और ये जो फोर्स होती है दिस इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बच्चों ये एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स डेवलप है या फिर अप्लाइड है, ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स का ही मैग्नीट्यूड रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर मानते हैं। तो यहां एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। एफ परपेंडिकुलर का मतलब है अगर कोई भी फोर्स, जैसे सपोज करो आपने फोर्स ऐसे अप्लाई करी, अगर फोर्स ऐसे अप्लाई करी तो एक ये कंपोनेंट आएगा, इसको बोलेंगे एफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और एक होगी ये एफ पैरेलल। तो यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप करेगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसकी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो परपेंडिकुलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इस तरह से हमें ये टेंसाइल मिल गया और ये
कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक रॉड कंसीडर करते हैं। ओके, रॉड कंसीडर करते हैं। रॉड पर एक फोर्स लगाया गया है एफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और यहां पर एक सेक्शन लिया हुआ है रॉड का। रॉड का सेक्शन लिया हुआ है जिसका एरिया है ए। तो हमें क्या निकालना है? स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन दिस एरिया, यानी कि इस एरिया पर कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हम किसकी बात करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, ऑन द गिवन सेक्शन, जो भी गिवन सेक्शन है क्वेश्चन में, उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। तो आप देखेंगे बच्चों यहां पर एक फोर्स लगाई गई है, ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसके हर पॉइंट पर उतनी ही फोर्स रहेगी। हर पॉइंट पर उतनी ही फोर्स रहेगी। इक्विलिब्रियम में बॉडी है, इक्वल एंड अपोजिट हर जगह फोर्स लगेगी। तो इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो आप ए फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगी। ये एंगल थीटा दे रखा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल से दे रखा है। तो यहां पर आप एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे जो एरिया के परपेंडिकुलर जाएगा और एक एरिया के पैरेलल जाएगा। तो इसको आप एफ कॉस थीटा बोल सकते हैं, ये आपका एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे गिवन एरिया ये है और गिवन एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स एफ साइन थीटा है। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स टू द गिवन एरिया। तो यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा डिवाइड बाई ए, जो भी ए दिया हुआ है। तो यहां पर एफ बाई ए नहीं आएगा, इट डिपेंड्स आपको क्या सेक्शन दिया हुआ है। अगर ये सेक्शन हम बात करें तो इस सेक्शन पे जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो एफ साइन थीटा आएगा, क्योंकि यहां पर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई की गई है, बट हमारा जो सेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर ये फोर्स एफ लिया और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ गया? एफ साइन थीटा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा? एफ साइन थीटा बाई ए। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस बच्चों क्या होता है? पहले हमने स्टडी किया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि वहां पर अलोंग द लेंथ आप फोर्स लगा रहे थे, जो डिफॉर्मिंग फोर्स थी अलोंग द लेंथ थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी अलोंग द लेंथ ही डेवलप हो रही थी। शेयर स्ट्रेस में क्या बोलते हैं? इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज टेंजेंशियल। डिफॉर्मिंग फोर्स अगर पैरेलल होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल ही डेवलप हो, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसी के पैरेलल एक फोर्स आपने लगा दी। तो यहां पर अब जो शेयर स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज एफ पैरेलल, जो एरिया के पैरेलल। अभी तो लॉन्गिट्यूडनल में हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया था, लेकिन शेयर स्ट्रेस में हम क्या लेते हैं? पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं। यहां पर हमें पैरेलल कंपोनेंट आएगा। देन वी स्टडी बल्क स्ट्रेस, यानी कि पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा, दूसरा शेयर स्ट्रेस पढ़ा, अब क्या होगा? बल्क स्ट्रेस। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑल अलोंग द सरफेस, यानी कि फोर्स हर पूरे सरफेस पर एक्ट हो रही है। ओके, एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस से परपेंडिकुलर, हर जगह परपेंडिकुलर, हर जगह परपेंडिकुलर है। तो बल्क स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया एंड लिमिट ए टेंड्स टू जीरो, यानी कि बहुत छोटे से एरिया पर, हर एरिया पर देखेंगे, हर पॉइंट पर। तो बच्चों ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है प्रेशर। बॉडी पर प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है। तो प्रेशर को भी हम इसीलिए इसी तरह से डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड ए की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो दिस इज डिफाइंड एज प्रेशर। तो बल्क स्ट्रेस क्या होता है कि आप ये देखो, अगर एक बॉडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर नॉर्मल प्रेशर, ये पी है, पी नॉट बोल देते हैं। अगर यहां पर पी से आपने थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया, डेल्टा पी प्रेशर इंक्रीज किया, तो यहां पर आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट होगी। एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट होगी, वो इसमें शेप और साइज को चेंज करेगी। हो सकता है इसकी शेप को चेंज ना करे, हो सकता है इसके साइज को ही चेंज करे। तो अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर डेवलप होती है। तो इस स्ट्रेस को
हम यानी कि इस डेल्टा पी को हम बोलते हैं, दिस इज फोर्स परपेंडिकुलर पर एरिया इज डेल्टा पी, इसको बोला जाता है बल्क स्ट्रेस। इसमें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंजेस ड्यू टू बल्क स्ट्रेस। तो हमने तीन स्ट्रेस पढ़े, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा शेयर और तीसरा बल्क। लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ लगता है, शेयर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, और बल्क में हर पॉइंट पर फोर्स लगता है, बट आप ये देखोगे ये परपेंडिकुलर ही लगता है। ओके, देन कम्स टू द स्ट्रेन। अब बच्चों, स्ट्रेस पढ़ने के बाद हम एक स्ट्रेन नाम की चीज है उसको जानते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि शेप, लेंथ और वॉल्यूम में जो चेंज आता है उनका रेशियो लेना होता है टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी कि अगर लेंथ में चेंज आया है तो लेंथ से डिवाइड करेंगे। ओके, अगर वॉल्यूम में चेंज आया है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो ये होता है स्ट्रेन। जैसे हमने स्ट्रेस को तीन टाइप के डिफाइन किया है, ऐसे ही हमारे स्ट्रेन भी तीन टाइप से डिफाइन होते हैं। तो पहला आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब आता है? स्ट्रेन प्रोड्यूस व्हेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप, यानी कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है तब जो स्ट्रेन बन प्रोड्यूस होता है उस स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, यहां पर एक रॉड है जिसको एक एंड से आपने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पर आपने एक फोर्स लगाई। ये आपने एक फोर्स लगाई, तो जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ एलोंगेशन आ जाएगा। डेल्टा एल क्या है आपका? दिस इज, यू कैन कॉल इट चेंज इन लेंथ और एलोंगेशन। इसको आप एलोंगेशन भी बोल सकते हैं और इसको आप चेंज इन लेंथ भी बोल सकते हैं। अब इसको आप पुल कर रहे हो तो इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी, ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी ओरिजिनल जो इंक्रीज होने से पहले लेंथ थी वो एल थी, तो दिस इज इंक्रीज एंड दिस इज ओरिजिनल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, अलोंग द लेंथ फोर्स लगाई जाती है तो इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो यहां पर जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगता है तब जो स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन यानी कि आपकी चेंज किस कॉन्फ़िगरेशन में आया? लेंथ में चेंज में आया। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डेल्टा एल ओवर एल, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज शेयर स्ट्रेन। तो यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने स्टडी किया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब आता है? जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से जो चेंज आता है वो क्या होता है? लेंथ में चेंज आता है। जब फोर्स अलोंग द लेंथ लगाते हैं तो लेंथ में चेंज आया, और लेंथ बाई लेंथ का रेशियो यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया। जैसे ही हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फिर शेयर स्ट्रेस आता है, तो ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बाद हमारा शेयर स्ट्रेन आता है। शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी इन द बॉडी ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। जब शेयर स्ट्रेस उसमें लगाया जाता है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? शेयर स्ट्रेन। यानी कि आप ये दे सकते हैं ये कॉज होता है और ये इफेक्ट होता है। शेयर स्ट्रेस की वजह से शेयर स्ट्रेन डेवलप होता है। ओके, इसमें शेप चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये बॉडी होगी, इसमें एक पैरेलल फोर्स लगाई गई, पैरेलल फोर्स लगाई गई और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप ए मान लेंगे, तो ये क्या होगा? इसका ये पॉइंट शिफ्ट होके कुछ ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है आपका फाई, और ये हाइट यानी कि इसकी लेंथ हम मान सकते हैं एल। ओके, तो इसकी पोजीशन में जो चेंज आया है उसको हम डेल्टा एक्स ले रहे हैं। तो शेयर स्ट्रेस में क्या होता है कि ये पोजीशन चेंज हो गई, लेंथ तो चेंज नहीं हुई लेकिन ये ट्विस्ट हो गई थोड़ा सा। तो शेयर स्ट्रेस में अब इसका साइड वाइज लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये लेटरल होता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? एक्स, और टोटल लेंथ क्या है? एल। तो ये डेल्टा एक्स बाई एल, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। अगर आप देखोगे तो डेल्टा एक्स बाई एल को हम टेन फाई लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये ट्राइंगल देखेंगे तो ये डेल्टा एक्स होगा, ये एल होगा, टेन फाई भी लिखा जा सकता है। यानी कि शेयर स्ट्रेस को आप, शेयर स्ट्रेस को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इक्वल्स टू टेन फाई। अब बच्चों होता क्या है कि ये x, डेल्टा x इन कंपैरिजन टू l बहुत छोटा होता है, यानी कि डेल्टा x इज मच मच लेस देन l।
तो यानी कि टेन फाइव इज वेरी स्मॉल, तो विच इज नियरली इक्वल्स टू फाइव। तो शेयर स्ट्रेस को ये जो एंगल है, एंगल यानी कि टेन फाइव है, इसको नियरली इक्वल्स टू फाइव ही बोल देते हैं, फाइव ही बोला जा सकता है। नेक्स्ट आता है, जैसे हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था, उसी से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल शेयर पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन पर। प्रोड्यूस्ड व्हेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यानी कि जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप होता है तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक यानी कि कॉज हमारा बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है और इफेक्ट हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ये क्या होता है इसको जानो। अब यहां पर आप सपोज करो बॉडी में प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर लगा रहे हैं, हो सकता है उसमें नेग्लिजिबल क्या हो गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी कि पहले वी वॉल्यूम था और बाद में वी प्राइम हो गया। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंजेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को हम बोलते हैं इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। वैसे तो ये चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है, डेल्टा वी इज नेगेटिव, डेल्टा वी इज नेगेटिव, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे, डेल्टा वी नेगेटिव होता है। तो यहां पर वॉल्यूम चेंज हुआ, उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है कि अप टू सर्टेन लिमिट, ये बच्चों ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हुक्स लॉ में एक लिमिटेशन होती है, अप टू सर्टेन लिमिट, और उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट हमारा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि एक स्ट्रेस पढ़ा है, एक स्ट्रेन पढ़ा है, दे आर वेरी प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। तो हुक्स जी ने ये हमें एक रिलेशन दिया कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विद इन इलास्टिक लिमिट ओनली। ओके, तो यानी कि अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करें तो ये टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि कुछ के टाइम या कुछ भी है, कांस्टेंट सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो ये रिलेशन भी होल्ड करेगा। तो जैसे भी स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये टर्म आ जाता है कांस्टेंट। तो हुक्स जी ने बोला कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का जो रेशियो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब इस कांस्टेंट की वजह से हम एक और टर्म डेवलप होता है, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो कांस्टेंट आया है, दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट आया है हुक्स लॉ में, इसी कांस्टेंट को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि जैसे स्ट्रेस हमारा क्या है, अच्छा इसकी यूनिट की बात करते हैं। जैसे हमारे स्ट्रेस की यूनिट क्या थी, एफ अपॉन ए, फोर्स होती है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो ये स्ट्रेस की यूनिट आ जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू प्रेशर की यूनिट पास्कल। और स्ट्रेन तो हमारा लेंथ का या दो वॉल्यूम का रेशियो होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट निकालने जाएंगे तो वो क्या होगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस हमारा क्या आया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन हमारा डेल्टा एल बाई एल आया है। इसकी यूनिट पास्कल है और ये इसकी यूनिट लेस है, तो इसकी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट भी क्या आएगी, पास्कल के बराबर आएगी, यानी कि स्ट्रेस के बराबर आएगी और प्रेशर के बराबर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे होते हैं तीन टाइप के, एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और एक होता है बल्क मॉडुलस। तो आप देख सकते हैं यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस को y से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यंग्स मॉडुलस, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब भी हम पढ़ेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ले रहे हैं। तो हमने देखा तीन टाइप के ही हमारे स्ट्रेस होते हैं और तीन टाइप के ही स्ट्रेन होते हैं, तो उन्हीं तीन का रेशियो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेता है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है यंग्स मॉडुलस। दिस इज
रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको यंग्स मॉडुलस से बोलते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर यहां पर फोर्स अप्लाई करी, ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी एफ बाई ए। और ड्यू टू दिस स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से इसमें चेंज आया डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ है एल, तो ये टर्म आ जाएगा आपका स्ट्रेन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। अब इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपके पास आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दिस इज द यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा है। ये यंग्स मॉडुलस की ये वैल्यू होती है। ओके, अब ये क्या होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, यानी कि आप ये देखो फोर्स अपॉन एरिया ओवर डेल्टा एल ओवर एल। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो आप देखेंगे कि डेल्टा एल बाई एल इज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो यानी कि अगर आपके पास दो बॉडी हैं, दोनों का स्ट्रेस सेम है, यानी कि ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, एक का यंग्स मॉडुलस ये y1 है और एक का यंग्स मॉडुलस y2 है। यानी कि अगर सेम स्ट्रेस अगर हम लें तो हमारा जो स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, यंग्स मॉडुलस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यंग्स मॉडुलस क्या आएगी, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसका स्ट्रेन कम होगा, यानी कि अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं उसकी डेल्टा एल कम होगी, उसकी चेंज इन लेंथ कम होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेम स्ट्रेस अगर इन दोनों में अप्लाई करें तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसमें लेंथ में चेंज कम आएगा, उसकी लेंथ में चेंज कम आएगा, यानी कि वो ज्यादा रिजिड टाइप होगी, उसकी लेंथ में चेंज बहुत कम आने वाला है। तो यंग्स मॉडुलस जिसका कम होगा वो इजीली स्ट्रेच हो जाएगी, और जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसको स्ट्रेच होना डिफिकल्ट होगा। आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है, फाइंड द एलोंगेशन इन द ब्लॉक इफ मास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यंग्स मॉडुलस आर एम ए एंड वाई रेस्पेक्टिवली। और ये ब्लॉक कुछ ऐसे रखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है, लेंथ इसकी एल दे रखी है और यहां पर फोर्स एफ लगा है। बड़ो बच्चों इसको ध्यान से देखना। तो यहां पर क्या होगा, स्मूथ सरफेस पर अगर आपने फोर्स एफ अप्लाई की तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट होने की वजह से आप देखोगे इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ बाई एम, एफ बाई एम आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या देखेंगे, किसी भी एक्स डिस्टेंस से, यानी कि हम इस पॉइंट से, आप लेट से इस पॉइंट से देखते हैं, यहां से लेफ्ट एंड से किसी भी एक्स डिस्टेंस पर हमें एक एलिमेंटल लेंथ लेते हैं जिसका एलिमेंटल लेंथ है dx, और इसका मास होगा dm, आप ऐसे मान सकते हैं। तो इसका मास dm होगा, और इस लेंथ का आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी x और ये हो जाएगी आपकी l माइनस एक्स। ओके, तो इसका मास आप m प्राइम मानेंगे और इसका मास टोटल m माइनस एम प्राइम मानेंगे। यहां पर फोर्स F लग रही है और यहां पर कुछ फोर्स F प्राइम लग रही है। ओके, अब इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, F बाई एम, यानी कि पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, F बाई एम। तो अगर लेफ्ट हैंड से x डिस्टेंस पर हम देखें तो x डिस्टेंस पर ये F प्राइम, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें सिर्फ इस बॉडी का, यानी कि इसको आप सेपरेट करके देखें, ये छोटी सी एक बॉडी जिसका लेंथ है x, मास है F प्राइम,
और इसका एक्सेलरेशन अपने को पता है, एक्सेलरेशन होगा एफ बाई एम, टोटल मास। तो यहां पर एफ प्राइम हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, हम बोल सकते हैं एफ प्राइम इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम प्राइम इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है इसका, एफ बाई एम। ओके, अब बच्चों एम प्राइम को हम कैसे लिख सकते हैं, एम प्राइम कैन बी रिटन एज, एम प्राइम को हम कैसे लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि इसका जो मास लेना है हमने एम बाई एल इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो आप यहां पर एम प्राइम की आप वैल्यू रख देंगे एम बाई एल इंटू एक्स, दैट इज एफ बाई एम, ये एक्स है। तो यहां से एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो एफ प्राइम की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, एफ प्राइम की वैल्यू आपके पास एफ बाई एल इंटू एक्स आ जाएगी। तो यानी कि आप पर जो फोर्स है, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गई है, और उसकी वैल्यू है एफ बाई एल इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर लेफ्ट एंड से आप एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ है डी एक्स, तो यहां पर जो लगने वाली फोर्स है वो है एफ प्राइम, और एफ प्राइम को हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो आ गई है फोर्स पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, ये आ गई है। तो ये फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स आ गई है। जैसे अगर एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो इस पॉइंट पर एक्स जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगी, और एक्स को अगर एल के बराबर रख दें, एक्स को एल के बराबर रख दें, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर आपकी फोर्स एफ आ गई है। तो लेफ्ट हैंड से एक्स डिस्टेंस पर हमने फोर्स निकाल ली है। तो आप देखेंगे इस डी एक्स लेंथ पर, डी एक्स लेंथ पर, यानी कि ये छोटा सा एलिमेंट है, इस पर जो लगने वाली फोर्स है वो क्या होगी, एफ प्राइम, यानी कि ये एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहां पर दूसरा पार्ट, अब इसको, यानी कि अब आपके पास एक एलिमेंटल लेंथ है dx, इसको थोड़ा सा जूम करके बना रहे हैं, ये dx एलिमेंटल लेंथ है। अब इसमें हम जो इंक्रीज इन लेंथ देख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, ये देखना इज dl इज इंक्रीज इन लेंथ इन dx, यानी कि जो हमने एलिमेंटल लेंथ ली थी उसके अंदर, एलिमेंटल के अंदर जो इंक्रीज होगा उसको हम dl बोल। तो dl ओवर दिस इज डेल्टा है, और टोटल लेंथ कितनी है हमारे इस एलिमेंट की, dx। ओके, इसको हम क्या ले सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ये लिखा जा सकता है, यानी कि स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस को इस पॉइंट पर स्ट्रेस क्या होगा, एफ प्राइम बाई ए अपॉन यंग्स मॉडुलस, और एफ प्राइम को हमने कितना निकाला है, एफ बाई एल, यहां पर ये ए वाई इंटू एक्स आ जाएगा। यानी कि आप यहां पर देखोगे कि डी एल बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया है, एफ एक्स ए एल ए वाई। तो आप ये डी एल को आप लिख सकते हो डी एल को, यानी कि दिस इज द इंक्रीज, डी एल इज इंक्रीज इन लेंथ डी एक्स, यानी कि डी एक्स एलिमेंट के अंदर जो इंक्रीज हुई है वो हमारी डी एल लेंथ हुई है। ये तो डी एक्स के अंदर इंक्रीज हुई है, पूरी लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, डीएल निकाल लेंगे, डीएल विल बी एफ एक्स बाई एल ए वाई इंटू डी एक्स। अब टोटल डेल्टा एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट एल एच एस आर एच एस में करेंगे, तो आर एच एस में हमारी एक्स की लिमिट आएगी 0 टू एल, ये आएगी। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, यानी कि एफ ए एल वाई एक्स स्क्वायर बाई टू और 0 टू एल। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एफ एल अपॉन टू ए वाई, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू ये आ जाएगी। दिस इज द टोटल इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है उसमें जो इंक्रीमेंट आएगा। यानी कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो कि डेल्टा एल इक्वल्स टू, हमने डेल्टा एल अपॉन एल, तो यहां पर क्या आता था, एफ एल प्राइम ओवर ए वाई, ये हमारा फॉर्मूला आता है। क्यों, क्योंकि हमने
स्ट्रेस में क्या लिखा है, डेल्टा एल ओवर एल लिखा है, दिस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडल ये आ जाता है, और एल को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर अगर एल प्राइम की जगह आप एल बाई टू रख दें तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक्चुअली ओरिजिनल मेथड तो इसको इंटीग्रेट करके आता है, बट आप इसको याद कर सकते हो कि एल को एल बाई टू से रिप्लेस कर दें, तो इस तरह से आप इसमें टोटल इंक्रीमेंट इन लेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बच्चों जैसे हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ा तो वो क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हम शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ही दूसरा पार्ट है, तो इसको बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेस को हमने क्या पढ़ा था, शियर स्ट्रेस वाज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पैरेलल फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेन हमारा क्या था, डेल्टा एक्स ओवर एल। तो बच्चों अगर याद होगा आपको, डेल्टा एक्स ओवर एल को हमने टेन फाइव भी लिखा था, एंड विच इज नियरली इक्वल्स टू फाइव, यानी कि ये जो एंगल डिस्प्लेस है फाइव है, तो इसको हम ईटा यानी कि इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फोर्स पैरेलल फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर, आप टेन फाइव भी लिख सकते हैं, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ओवर एरिया ओवर फाइव एंगल, विच कैन बी रिटन एज एफ बाई ए फाइव। इसको हम, तो यहां पर ये याद रहे आपको, फोर्स पैरेलल डायरेक्शन में है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये फाई क्या है, ये जो एंगल डिस्प्लेस्ड है। तो गिवन ऑन द कंडीशन की क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आप एनी ऑफ द फॉर्मूला यू कैन यूज। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप इज बल्क मॉडुलस। तो ऑब्वियस है बल्क मॉडुलस में हम वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन लेंगे, ये थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसमें हम वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं। अब इसमें बच्चों एक चीज देखनी है कि हमारा जो डेल्टा वी था, चेंज इन वॉल्यूम, वो नेगेटिव था। तो अब इसको हमें पॉजिटिव बनाने के लिए हम डेल्टा वी के आगे एक और नेगेटिव टर्म कर देते हैं। तो इसको डेल्टा वी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म हो जाता है पॉजिटिव, तो दिस होल टर्म विल बिकम पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, तो आपका बल्क मॉडुलस पॉजिटिव आता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा वी बाई वी से डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया विच वाज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर। आप अगर एक बॉडी पर जो भी प्रेशर है उसमें अगर और चेंज कर देंगे तो वो क्या होगा, अंडर स्ट्रेस उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम चेंज होगा वो डेल्टा वी बाई वी से आपका वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाएगा, और बल्क मॉडुलस हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा बी ओवर वी। वी को ऊपर ले जाएं तो आपके पास बल्क मॉडुलस आएगा माइनस वी डेल्टा पी ओवर पी। ओके, इसको कई बार इस तरह से भी माइनस वी डीपी बाई डीवी भी लिखा जाता है। अब बच्चों ये गैसेस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लेना, हमें आगे भी यूज आएगा। फॉर गैसेस बल्क मॉडुलस डिपेंड ऑन द प्रोसेस। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि कई टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक टाइप का प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल की इक्वेशन लिखते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हम आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन लिखते हैं। अब आइसोथर्मल की प्रोसेस की इक्वेशन ये हो गई, अगर इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट करें तो यानी कि यहां पर दोनों टर्म वेरिएबल हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, P और V को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dV हो जाएगा, प्लस अब हम V को कांस्टेंट रखेंगे और P को डिफरेंशिएट रखेंगे तो dP हो जाएगा। RHS में कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और अगर आप इसको यहां पर P dV इक्वल्स टू माइनस V dP, आप इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों साइड dV dV से डिवाइड कर दें, तो आपका LHS में क्या आ जाएगा, आपके पास P आ जाएगा, और RHS में आ जाएगा माइनस V dP बाई dV। आप ये RHS वाला टर्म देखेंगे, दिस इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर के बराबर आती है, P के बराबर आती है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर के बराबर आती है आइसोथर्मल प्रोसेस में। दूसरा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन होती है पीवी
रेज टू पावर गामा। ये बच्चों गामा है, इसको कोफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलते हैं। तो अभी आप इसको गामा ही बोलें, ये पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट होती है। तो एडियाबेटिक में बल्क मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पी को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वी की पावर गामा, ये वाई नहीं है गामा है बच्चों, और ये डीपी हो जाएगा। तो यानी कि अभी पी को डिफरेंशिएट किया हमने, ओके, वी को एज इट इज रखा है, प्लस अब हम पी को एज इट इज रखेंगे, वी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों अगर सपोज करो जैसे वी स्क्वायर है और इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, 2v इंटू डी वी। तो ऐसे ही अगर v की पावर गामा है, v की पावर गामा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस वन, यानी कि एक पावर कम हो जाएगी और ये पावर यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू डीबी, इस तरह से आएगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा गामा v की पावर गामा माइनस वन, और v को डिफरेंशिएट करके dv, और ये कांस्टेंट को करेंगे तो जीरो। अब यहां पर आप v की पावर गामा माइनस वन इंटू v इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इंटू dp, प्लस इसको लिख सकते हैं p इंटू गामा v की पावर गामा माइनस वन इंटू dv इक्वल्स टू जीरो। तो हमने क्या किया है, इसको v की पावर गामा को इस तरह से ब्रेक कर दिया, v इंटू वी की पावर गामा माइनस वन, ओके, यानी कि v की पावर गामा माइनस वन इंटू वी की पावर वन। तो अब यहां पर दोनों टर्म में v की पावर गामा माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, आप यहां पर कॉमन ले लेते हैं। तो आपको ये टर्म मिल जाएगा v डी पी प्लस गामा पी इंटू डी वी इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों ये जीरो है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जीरो नहीं है, तो ये वाला टर्म जीरो होगा, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज वी डी पी इक्वल्स टू माइनस गामा पी इंटू डी वी। एलएचएस में डिवाइड करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस डी पी ओवर डी वी, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो गामा पी, और ये टर्म को देखेंगे, दिस इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस आ गया, तो ये गामा पी है, ओके। यानी कि आप ये डायरेक्ट बोल सकते हो कि अगर कोई भी प्रोसेस है वो पीवी रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये प्रोसेस है, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू x टाइम p ये आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। यानी कि हमने गामा को x से अगर रिप्लेस करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में इस बल्क मॉडुलस की वैल्यू कुछ और आती है, आइसोथर्मल में कुछ और आती है। बच्चों ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी चीज कितनी इजीली कंप्रेस हो जाती है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंट करते हैं के से, दिस इज वन अपॉन बल्क मॉडुलस, इस तरह से डिफाइन होती है। इसकी यूनिट जैसे बल्क मॉडुलस की जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं सबकी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। तो यहां पर बल्क मॉडुलस की भी यूनिट क्या होगी, पास्कल होगी, और वन अपॉन बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या आ जाएगी, पास्कल इनवर्स। बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये दिया क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू ब्लॉक ऑफ मासेस m स्मॉल m कैपिटल M आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया E passing over frictionless fixed pulley as shown in the figure. The system is then released if m is equals to 2m, then stress produced in the wire. यानी कि आपको ये कैपिटल M दिया हुआ है, ये स्मॉल m दिया हुआ है, और ये आपको वायर दिया हुआ है, मेटल वायर। अब इस सिस्टम को रिलीज कर दिया है, तो आप ये देखेंगे ये कुछ एटवुड मशीन जैसा है। तो बच्चों एटवुड मशीन के अंदर टेंशन इन द स्ट्रिंग की अगर आपको वैल्यू याद हो तो हम कर देते 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हमारी टेंशन की वैल्यू आती थी। तो यहां पर टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2m कैपिटल M ओवर स्मॉल m कैपिटल M इंटू जी, ये आ जाएगी। और कैपिटल M की वैल्यू आपको 2 स्मॉल m दे रखी है, तो आप टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2m, और कैपिटल M को 2m से रिप्लेस कर देंगे, सॉरी 2
टाइम्स स्मॉल m, और दिस इज m प्लस 2m, ओके, इंटू जी। तो आप इसको देखेंगे, दिस इज 4m स्क्वायर ओवर 3m इंटू जी, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास टेंशन आ गई है 4mg/3। तो ये आपके पास टेंशन आ जाएगी। तो स्ट्रेस की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर फोर्स क्या है? टेंशन है। टेंशन पर यूनिट एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉट पर यूनिट एरिया। तो यहां पर आपका टेंशन क्या है? 4mg और बाई 3a। ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा आंसर? बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका बल्क मॉडुलस बी दिया हुआ है। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। बच्चों एक एक वर्ड आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है फिजिक्स के क्वेश्चन में। डिक्रीज इन रेडियस, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में बनाया दिया हुआ है वैसे हम एक फिगर बना के रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक स्फेरिकल सरफेस है और यहां पर एक प्रेशर अप्लाई किया गया है P। तो अब हम सीधे बोल सकते हैं कि हमारा बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा? P होगा। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज, यानी कि माइनस P ओवर डेल्टा V ओवर V। अब ये बल्क मॉडुलस आपको गिवन है, P गिवन है, आपको डेल्टा V ओवर V नहीं गिवन है। और आपको पूछा क्या है? यानी कि फ्रैक्शनल डिक्रीज, यानी कि डेल्टा R ओवर R, रेडियस पूछा। तो बच्चों अब वॉल्यूम का और रेडियस का पहले रिलेशन देखते हैं। तो अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, हम उसके वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई टाइम्स R क्यूब, ये बोल सकते हैं। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कुछ कांस्टेंट, 4π/3 ये कांस्टेंट हो जाएगा, और R क्यूब। अब बच्चों इसको अगर आप, यानी कि एरर से अगर आप देखें तो आप इसको कह सकते हैं कि अगर हम R को डेल्टा R से चेंज करें, R को डेल्टा R से चेंज करें तो V में डेल्टा V चेंज होगा, यानी कि V प्लस डेल्टा V, ओके, इक्वल्स टू K टाइम्स R प्लस डेल्टा R। अगर R में डेल्टा R का चेंज किया तो V में डेल्टा V का चेंज होगा। ये आपके पास क्यूब आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? यहां पर K, यहां पर क्या करेंगे? यहां पर आप R को कॉमन ले लेंगे। आप R को अगर यहां पर कॉमन लेंगे तो आप अंदर वाले ब्रैकेट में से ये करेंगे 1 प्लस डेल्टा R ओवर R, डेल्टा R ओवर R, और इस होल का क्यूब। अब ये टर्म आप क्या करेंगे? दिस इज K। अब ये R सेपरेट हो गया तो ये R क्यूब हो जाएगा, और ये टर्म आपको डेल्टा R बाई R का होल क्यूब मिल जाएगा। अब बच्चों यहां पर जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, दिस इज मच स्मॉलर देन R। ये हम चेंज बहुत छोटा होता है। तो यहां पर डेल्टा R ओवर R विल बी मच स्मॉलर देन 1। तो हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? बाइनोमियल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बाइनोमियल। तो आप इसको V को यहां पर कॉमन ले लें और ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा V ओवर V, ओके। अब देखेंगे V की वैल्यू KR³/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से कैंसिल हो जाएगा, ओके। आपके पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा V ओवर V, ओके। और इस टर्म में हम बाइनोमियल लगाएंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स। अगर आपको याद हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये हम लिखते थे। क्योंकि x हमारा अगर बहुत छोटा है 1 से, तो ये हम टर्म लिख देंगे। तो यहां पर x का काम कौन करेगा? ये डेल्टा R बाई R। तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या है? 3। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 1 प्लस n की वैल्यू 3 और x की जगह हम डेल्टा R बाई R ये लिख देंगे। तो ये टर्म ये आ गया। 1 1 कैंसिल करेंगे तो डेल्टा V बाई V का रिलेशन 3 टाइम्स डेल्टा R बाई R आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा। तो अब डेल्टा V बाई V की जगह हम डेल्टा R बाई R यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास जो रिलेशन था, यानी कि बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू P, यहां पर माइनस डेल्टा V ओवर V, ओके। तो आप यहां से कह सकते हो डेल्टा V ओवर V
इक्वल्स टू पी अपॉन बल्क मॉडल। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, नेगेटिव को अगर हम देखें, मैग्नीट्यूड हटा दें तो मैग्नीट्यूड वाइज आएगा पी ओवर वी। अब डेल्टा वी ओवर वी को आप 3 टाइम्स डेल्टा आर ओवर आर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका पी ओवर बी। और आप डेल्टा आर बाई आर, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस इज डेल्टा आर बाई आर विल बी पी बाई 3b, 3 टाइम्स बल्क मॉडल, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, p बाई 3b। आप ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में देखेंगे आपके पास ये ऑप्शन सी विल बी योर आंसर।